नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शंभूलाल शर्मा आज आपके लिए हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स इन तीनों स्ट्रीम के लिए जो हिंदी अनिवार्य का पेपर होता है उसका मॉडल पेपर नंबर 3 मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहले ही मैंने 2 मॉडल पेपर आपके लिए करवा दिए हैं जो एनसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। चलो देखते हैं इस पेपर के अंदर क्या है, उस पर बात करते हैं। पहले तो सभी को बेस्ट ऑफ लक क्लास 12th ऑल स्टूडेंट, जिसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स के सभी स्टूडेंट आ गए। चलो देखते हैं, बात करते हैं। अगली बात ये कि मॉडल पेपर नंबर 3 है ये आपका और ठीक है, उच्च माध्यमिक कक्षा 12 के लिए 80 नंबर का पेपर आएगा आपके लिए। ठीक है, 3 घंटे और 15 मिनट का समय है। परीक्षार्थी प्रवेश सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र पर अपने रोल नंबर अंकित करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं और जिन प्रश्नों के उत्तर आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक ही साथ में लिखें और प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है। आपको जो भी उत्तर दे रहे हो उसका क्रमांक आपको अवश्य अंकित करना होगा। ये तो हो गई पेपर के ऊपर जो बेसिक जानकारी आती है। और अब आगे बात करते हैं। अगला है खंड अ। खंड अ के अंदर क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में देना है। पहला प्रश्न है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश को क्या कहते हैं? कूटीकृत, एनकोडिंग, फीडबैक और डिकोडिंग। आप कमेंट करके बताइए कि उसको क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिकोडिंग। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर द करना है। अगला है, जनतंत्र को प्रबल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भूमिका कौन निभा रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक है रेडियो, दूसरा है दूरदर्शन, तीसरा है मोबाइल और चौथा है इंटरनेट। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर कौन सा सही होगा। तो इसके अंदर उत्तर होगा आपका बी सही होगा। कौन सा होगा? बी सही होगा। चलो अगले प्रश्न पर देखते हैं। विचारों, प्रश्न नंबर 3, विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम कौन सा है? संकेत के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, पद के माध्यम से और ध्वनि के माध्यम से। प्रश्न नंबर 3 पर आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। जल्दी मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 के अंदर क्या सही होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 के अंदर होगा कि विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम क्या होता है? भाषा। तो आपका हो जाएगा भाषा। अगला है, अगला प्रश्न है, एडिटर शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? पहला है संपादक, दूसरा है लेखक, तीसरा है खाते चेक करने वाला और चौथा है लेखाकार। तो कौन सा सही होगा कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, नीचे जो बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताइए इसके अंदर एडिटर का अर्थ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा संपादक। ठीक है, बड़ा सरल सा ही क्वेश्चन है। चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कौन सा प्रश्न है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है? पहला है गतिशील बिंब, दूसरा है स्थिर बिंब, तीसरा है दृश्य बिंब और चौथा है स्पर्श बिंब। अगले प्रश्न के अंदर कौन सा सही होगा? खरगोश की आंखों जैसा लाल, इसके अंदर कौन सा सही होगा? दिखाई दे रहा है तो दृश्य बिंब हो जाएगा। कौन सा बिंब हो जाएगा? दृश्य बिंब। अगला प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? अपाहिज पर व्यंग्य किया गया है, पत्रकार पर व्यंग्य किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर व्यंग्य किया गया है और समाज पर व्यंग्य किया गया है। तो कैमरे में बंद अपाहिज पर किस पर व्यंग्य किया गया है? तो आपको जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपाहिज पर व्यंग्य किया गया है। तो आपको इसका उत्तर देना अपाहिज पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न नंबर देखिए 8, जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? कौन सा होगा? कि जाति व्यवस्था सर्वोपरि है। अगला है जाति प्रथा आधारित व्यवस्था का चयन, जाति प्रथा का विभाजन और समान दृष्टिकोण। जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर कौन सा है? 7, 8 नंबर में क्या सही होगा? जाति प्रथा
पर आधारित। इसमें हो जाएगा जाति प्रथा आधारित व्यवस्था का चयन। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोक कलाओं की, ग्रामीण विकास की, और शहरी विकास की, और धार्मिक कार्यों की। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? कमेंट करके आप बताइए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि प्रश्न दिख जाए आपको। लोक कलाओं की, ग्रामीण विकास की, और शहरी विकास की। इसमें किसकी? और धार्मिक कार्यों की। किसकी आवश्यकता होती है जो आपको बताना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक कलाओं की। किसकी आवश्यकता होती है? लोक कलाओं की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जीजी के दृष्टिकोण में क्या त्याग है? ठीक है, करोड़ों रुपये में कुछ दान, अपनी जरूरत त्याग, मानव के लिए कुछ दान देना, ईश्वर के लिए प्रसाद चढ़ाना, भ्रष्टाचार करके दान देना। प्रश्न नंबर 10 के अंदर क्या सही हो जाएगा? ठीक है, जीजी के दृष्टिकोण में त्याग क्या है? त्याग, ये प्रश्न लिया गया आपका काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, इस पाठ से लिया गया है। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक है, इसके लेखक हैं। तो इसके अंदर ये हो जाएगा अपनी जरूरतों का त्याग, मानव के लिए कुछ देना है। अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए, अगर हम जरूरतों को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। हमें बेकार क्या बना सकता है? बाजार दर्शन से लिया गया है असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या और उपयुक्त सभी। हमें बेकार कौन बना सकता है? तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें बेकार कौन बना सकता है? असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या, सभी ये चारों ही चीजें हमें बेकार बना सकती हैं। ये चारों ही चीजें हमें क्या बना सकती हैं? बेकार बना सकती है। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। कहानी में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर जुमलों में कौन सा भाव निहित है? ठीक है, सिल्वर वेडिंग से लिया गया है। इस पाठ के लेखक कौन है? कमेंट करके आपको बताना है कि जो हुआ, कहानी में जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर जुमलों में कौन सा भाव निहित है। तो आपको कमेंट करके बताना कि इस पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, यथार्थ स्थिति का भाव, अनिर्णय की स्थिति, द्वंद्व का भाव और उपयुक्त सभी, कौन सा सही होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसके अंदर ये सभी भाव सही होंगे, यथार्थ स्थिति का भाव, अनिर्णय की स्थिति और द्वंद्व का भाव। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन सुनियोजित शहर मोनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत के पंजाब प्रांत में, भारत के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बांग्लादेश के सिंध प्रांत में, चीन के सिंध प्रांत में। इसके अंदर क्या सही होगा? तो आपका सरल सा उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर। क्या सही हो जाएगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 14, आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? ठीक है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, वह क्रोधित हुआ था ना, वह अत्यंत उदास था, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। क्या सही था इसके अंदर? आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया था तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस क्लास में गया वो और पढ़ बुढ़ा के आ गया था। लेखक के मन में अंदर ही अंदर क्या विचार चलते रहते हैं? पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, धंधा कारोबार नहीं करूंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। बताइए साहब इसके अंदर क्या सही होगा? लेखक के मन के अंदर ही अंदर क्या विचार चल रहा था? विचार यह चल रहा था कि खेती हमें क्या कर रही है?
गड्ढे में ले जाके धकेल रही है। खेती से इतनी कोई आमदनी नहीं हो रही है, पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं अपना ये धंधा है ये बढ़िया कर पाऊंगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिटायर्ड होने के बाद जब किशनदा ने यशोधर बाबू के पास रहने की पेशकश क्यों नहीं की? यशोधर बाबू रिटायर्ड मनोहर श्याम जोशी ने रिटायर्ड होने के बाद किशनदा नहीं यशोधर बाबू के पास, अच्छा यशोधर बाबू किशनदा ने यशोधर बाबू के पास रहने की पेशकश क्यों नहीं की? क्योंकि उनके 2 कमरे और 3 परिवार रहते थे, उनके पास एहसान लेना नहीं चाहते थे। किशनदा की वहां रहने की इच्छा नहीं थी, उनको अपने गांव से ही प्रेम था। बताइए साहब प्रश्न नंबर 16 का क्या उत्तर है? प्रश्न नंबर 16 का क्या उत्तर है? उनके पास रहने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमरे थे। क्या थे? उनके पास रहने के क्या थे? सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमरे थे। चलो ये खंड अ के अंदर आपको 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 ही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको प्रश्न नंबर डालना, उत्तर लिखने, प्रश्न नंबर डालना, उत्तर लिखने। ठीक है, उत्तर जो लिख रखा है उसको भी आप लिख दो तो भी बढ़िया बात है, बाकी ऑप्शन लगा करके लिख दो, इसमें द इसमें स तो भी लिख सकते हैं आप। चलो रिक्त स्थानों, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है? तो बड़ा सरल सा इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा व्याकरण। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। आगे देखते बढ़ते हैं। ठीक है, जब किसी शब्द में, अगला प्रश्न, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ, ये अभिष्ट गलत लिखा है, अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तो वहां कौन सी शक्ति? जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं हो रहा है तो दूसरी सब शक्ति का ही काम में लेंगे। मीन्स ये कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं हो रहा है तो इसके अंदर स्वाभाविक बात है कि लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, तुम कहते हो गाना, उसे छंद बनाना। उक्त काव्य की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं रो रहा हूं और राग लेकर के फिर रहा हूं, तो विरोधाभास बात हो रही है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला है पारिभाषिक शब्दावली, पेरिटिलिटी। पेरिटिलिटी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? पेरिटिलिटी का शुद्ध पारिभाषिक शब्दावली क्या होगा? तो इसका पारिभाषिक शब्दावली हो जाएगा, इसका उत्तर, इसको कहते हैं पक्षपात। क्या कहते हैं? पक्षपात। थोड़ी शाही चेंज कर देता हूं। अगला है, अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने और पढ़ने का माध्यम कौन सा है? जो अंधे लोग होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए किस संकेत चिन्हों को पढ़ने लिखने का माध्यम कौन सी होती है? तो वो हो जाएगी आपकी ब्रेल लिपि। कौन सी हो जाएगी? ब्रेल लिपि। जो अंधे लोग हैं उनको बोल करके ही तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बोलेंगे और वो सुनेंगे, ब्रेल लिपि ही माध्यम है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, वसीयत शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वसीयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्यूकेस्ट कहते हैं, ब्यूकेस्ट कहते हैं। ठीक है, वसीयत शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूकेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका खंड अ। खंड अ के अंदर 16 प्रश्न तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव।
6 प्रश्न हो गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के। 16 और 6 कितने, 22 क्वेश्चन हो गए। एक शब्द में इनका उत्तर देना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर खंड अ का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश। ठीक है, आपका एक गद्यांश आएगा, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके उत्तर देने हैं। और इसमें भी कितने आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, इनको पढ़ करके आपको सही जवाब देना है। तो पढ़िए ये गद्यांश क्या है। ठीक है, देखिए ये गद्यांश है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह और उनके नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वो उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से क्या हो रहा है, तर हो रहा है। ये सही काम में ले रहा हूँ, ठीक है, सही ये काम में ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सारा बदन पसीने से तर हो रहा है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है वह जानता है कि धूप में सूख चुका है, और वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। ठीक है, सुख देने वाली चीजें पहले थी, अब नहीं, अब भी हैं। फर्क यह है कि सुखों का मूल्य पहले चुकाते थे और उनके मजे बाद में लेते हैं। स्वाद अधिक मिलता है, जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने की खौफ से पानी से बचते रहते हैं, वह समुद्र में डूब जाने का खतरा उनके लिए है। ठीक है, लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वो मोती लेकर बाहर जरूर आएंगे। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है, आपको एक गद्यांश पूछेंगे, उस गद्यांश के अंदर उसका आपको शीर्षक बताना है। ठीक है, शीर्षक है कि कर्म के फल और जीवन का महत्व बताया गया है। कर्म का फल और जीवन का महत्व बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान में यात्रा करने से क्या कष्ट होता है। रेगिस्तान में यात्रा करने से एक तो कंठ सूख जाता है, होठ फट जाते हैं और सारा बदन पसीने से तरबतर हो रहा है। ये देखो, कंठ सूख जाता है, होठ फट जाते हैं और सारा बदन पसीने से तरबतर हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जिंदगी का मजा कौन उठा रहा है। जिंदगी का असली मजा वह उठा सकता है जो सुख दुख में समान रहे। किसमें, सुख दुख में समान रहे। जिंदगी का असली मजा कौन उठाता है। देखो यहाँ पे अभी आया था कि जीवन में सुख दुख का आनंद, जो सुखों में मूल्य पहले चुका से वे मजे बाद में लेते हैं, बचाते रहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए कि सुख देने वाली चीजों से अधिक सुख किनको मिलता है। सुख देने वाली चीजों से अधिक सुख किनको मिलता है। तो देखिए, सुख देने वाली चीजों से अधिक सुख उनको मिलता है जो पहले परिश्रम करके सुख की कीमत चुकाते हैं। पहले क्या किया जाना चाहिए, पहले परिश्रम किया जाना चाहिए, उसके बाद उसको प्राप्त, उसकी सुख की कीमत, परिश्रम करके सुख की कीमत चुकाते हैं। अगला है, पानी में स्थित अमृत वाले तत्व कौन कौन पहचानता है। तो आपको उत्तर दो, ये गद्यांश का उत्तर दो, तो थोड़ा ये प्रश्न की भाषा लिखना कि पानी में स्थित अमृत वाले तत्व को वही पहचानता है। अब उत्तर लिखना है कि धूप में परिश्रम करते हुए सूख चुका है। जो धूप में परिश्रम करते हैं वो सूख चुका है। भाई उत्तर तो इसका इतना सा है, परंतु थोड़ा बहुत ये प्रश्न की लैंग्वेज भी डाल दोगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गए आपके गद्यांश का। एक और प्रश्न रह गया, फूलों की छां के नीचे खेलने और सोने का क्या तात्पर्य। फूलों की छां के नीचे खेलने और सोने का तात्पर्य यह है कि कठोर परिश्रम के आसानी से सुख भोगना पड़ता है। ये तो हो गए आपके गद्यांश के 6 हो गए। अगला आ रहा है पद्यांश के। ये भी 6 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के प्रश्न होंगे। देखिए, देख कर बाधा विद विद
बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के, सुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकसाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं ये। आगे देखना है, प्रश्न क्या है, सैकड़ों मरुभूमि में भी नदियां बहा देते हैं ये, गर्भ में जल राशि के बेड़े चला देते हैं वे, जंगलों में भी वे महाजंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल को उन्होंने वे बहुत बतला दिया है, उन्होंने निकाल दी तार तार की सारी प्रक्रिया, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल में जहां रहा करते तम ओटों का प्रहर, गर्जनी जल राशि में उठती हुई ऊंची लहर, ठीक है, आग में भय वादायिनी फैली दिशाओं में लहर, ये कैसा सकते कैसा सकते कभी जिनके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वे कभी नाकाम रहते नहीं। ठीक है, ये पद्यांश है। इसमें इस पद्यांश के अंदर क्या है, इसका शीर्षक है कि सच्चे कर्मवीर और वीरों के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। सच्चे कर्मवीर और उनके कर्तव्य के बारे में बात की गई है, जो आपको इसके शीर्षक के अंदर आपको ढूंढना है। आप ढूंढ लोगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे इसका कौन सा प्रश्न है, उस प्रश्न पर बात करते हैं कि भाग्य के वे भरोसे रहने वाले क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति थोड़ी कठिनाई देखकर और दुख भोगते हुए पछताते रहते हैं। भाग्य के भरोसे रहने वालों को क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, तो भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति थोड़ी कठिनाई देखकर भी दुख भोगते हुए पछताते रहते हैं। आगे देखिए, कर्मशील पुरुष पर्वतों और रेगिस्तान में क्या चमत्कार करते हैं। देखिए उत्तर है, कर्मशील व्यक्ति पुरुष पर्वतों को काट कर सड़क बनाना और रेगिस्तान में नदियां प्रवाहित कर देते हैं, वो ही सच्चे कर्मशील व्यक्ति कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न कौन सा होगा आपके। देखिए, जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाओं से न घबराने का क्या परिणाम है। जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से न घबराने वाले व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में असफल नहीं होते। सही बात है, जो व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई भी बाधाएं आ रही है उनसे घबराएंगे नहीं तो निश्चित तौर पर वो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। बाधाएं जरूर आएगी, परंतु बाधाओं का सामना करते हुए डटते हुए उनसे आगे बढ़ना चाहिए। पर्वतों को काट कर सड़कें कौन बना देता है। कर्मशील व्यक्ति पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। कौन व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति जो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जंगलों में भी महामंगल में क्या काव्यात्मक विशेषताएं। कर्मवीर व्यक्ति जंगलों में भी महामंगल फैला देता है। कर्मवीर व्यक्ति ही जंगलों में महामंगल फैला देता है, अपने कर्म के माध्यम से उसे क्या बना देता है, वो हरा भरा बना देता है। अगला प्रश्न, ये खंड ब आ गया। ठीक है, आपको खंड अ के अंदर मिलेंगे 16 ऑब्जेक्टिव, 6 रिक्त स्थान वाले और 6 गद्यांश के, 6 पद्यांश के। ये आपको खंड अ के अंदर ही उसका उत्तर देना है। खंड अ होने के बाद फिर आप कॉपी के अंदर आप खंड ब की शुरुआत करनी है। खंड ब की शुरुआत करोगे फिर वही वापिस सीक्वेंस, प्रश्न नंबर डालना और उत्तर लिखना है। ठीक है, देखते हैं कौन सा प्रश्न है कि लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देना लगभग 40 शब्दों में। 40 शब्दों का मतलब ये नहीं है कि अपने को वहां पर गिनने के 40 शब्द भी हुए या नहीं हुए, लगभग 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिंट माध्यम में किन्हीं 2 कमियों को समझाइए। पहली कमी है कि प्रिंट माध्यम अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी। कोई भी प्रिंटेड चीज है वो अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति होगा उसके लिए कोई काम की चीज नहीं रही, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति उसे नहीं पढ़ सकता। सही बात है। दूसरी उसकी कमी ये है कि मुद्रित माध्यम टीवी और रेडियो की बातें तुरंत घटी हुई घटनाओं की जानकारी नहीं देते, बल्कि मुद्रण का समय सीमा निश्चित होती है, इसलिए उसे पुरानी खबरें छापी जाती है। जैसे कि कोई भी खबर आ गई तो तुरंत टीवी के अंदर उसको लाइव प्रसारण कर दिया जाता, रेडियो के ऊपर सुना दिया जाता। परंतु मुद्रित माध्यम के अंदर आज कोई भी घटना घटी है, कल आएगी वो, तब तक वो पुरानी हो जाएगी, तब तक नई घटना कोई
घटित रह जाएगी। ये इसकी बड़ी दो कमियां हैं, इसको आप देख लेना। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला और सुरुचि के महत्व ज्यादा, रुचि का महत्व ज्यादा था, कैसे? हाँ, मिली धातु और पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य की आकृति, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्तीर्ण आकृतियां, खिलौने आदि के कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी सिद्ध से ज्यादा कलात्मक प्रतीत होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि वहां लोगों में कला और सुरुचि का महत्व अधिक था। मीन्स ये कि उनमें कला और सुरुचि का महत्व ज्यादा था। आगे देखिए प्रश्न कौन सा है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगता था? अब आप ये बताइए कमेंट करके कि ये प्रश्न कौन से पार्ट से लिया गया है। कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न कौन से पार्ट से लिया गया है। जल्दी बताना है आपको कि ये प्रश्न कौन से पार्ट से लिया गया है। ठीक है, लेखक को कविताओं के साथ खेलते हुए अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। लेखक अपने आप से ही खेलने लगा और उल्टा अब ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला हूं और उतना ही अच्छा रहेगा, जिससे कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी और किसी तरह अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाच सके, इसीलिए अकेलापन अच्छा लगा। कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। ये लेखक जो था, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट की कि कौन से पार्ट से लिया गया, आपको बताना है। अगला देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहे हैं? ठीक है, जब पतंगे उड़ती हैं तो बच्चे का मन भी उसके साथ साथ उड़ने लगता है। बिल्कुल, पतंग उड़ाते हैं आप तो पतंग के साथ बच्चे का मन भी उसके साथ साथ, वो जितनी ऊपर जाएगी जितनी ऊपर जाएगी जितनी ऊपर जाएगी, उतना बच्चे का मन भी उतना ही ऊपर जाएगा। उसमें गतिशीलता आ जाती है और उमंग उत्साह से भरकर वे छतों की दीवारों पर खतरनाक होने पर भी चढ़ जाते हैं। उनके शरीर में पतंगों के समान हल्कापन आ जाता है। इसी कारण कहा जा सकता है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, कमेंट करके बताना। मैं नहीं बताऊंगा, आप बॉक्स के अंदर कमेंट डालिए कि भाई ये कहां से लिया गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, खंड ब का, अंबेडकर साहब ने दास्ता किसे बताया गया है? दास्ता गुलामी किसे बताया गया है? बाबा साहब अंबेडकर साहब ने। ठीक है, उन्होंने बता, अंबेडकर साहब के अनुसार जब अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न हो, जब अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न हो, उसका अर्थ दास्ता मानना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं चुन सकता है तो वो दास ही बन गया। ठीक है, क्योंकि दासता का आशय केवल कानूनी पराधीनता के अंतर्गत ही नहीं माना जाता, अपितु उसमें कुछ व्यक्तियों को अपनी क्षमता रुचि के विरुद्ध पेशा अपनाने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था को दासता कहा जा सकता है। आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा है आपके लिए। ठीक है, ये खंड ब हो गया। अब आ रहा है खंड स। खंड स के अंदर 10 से लेके 14 तक प्रश्न है, 60 से 80 शब्दों में। 60 से 80 शब्दों का मतलब ये है कि 6 7 8 10 लाइनें हो सकती है आपकी। ठीक है, ये नहीं है कि आप गिनने बैठ जाओ वहां पे भाई 60 शब्द हुए कि नहीं हुए। ठीक है, देखना आप। भक्तिन वाक पटुता में बहुत ही आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका को ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, ये प्रश्न है। फिर इसका ये अथवा में ये भी प्रश्न ही है।
ये भी प्रश्न है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति को लेखक ने क्या बताया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये उत्तर दे रहा हूं, ये यहां से उत्तर स्टार्ट हो रहा है। इसका उत्तर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भक्ति वाक्पटुता के कारण शास्त्र में अपने अनुसार सुलझा लेती थी। इस बात में लेखिका ने उदाहरण दिया, जब भक्ति ने अपना सिर मुंडवाना चाहा तो वो महादेवी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, रोका था, क्योंकि स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता है। इस प्रश्न पर भक्ति ने अपने कार्य को शास्त्र सम्मत बताया और उत्तर देते हुए कहा कि तीर्थ तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ठीक है, इसका वचन किसी शास्त्र के वचन से न होकर अपनी समझ में गढ़ा गया था, लोग उसे सुना हुआ था और उसमें शास्त्र ही बता दिया था। या तो आप भक्तिन वाला प्रश्न करो या फिर ये कहने का मतलब ये वाला प्रश्न कर देना। ठीक है, पैसे की व्यंग्य शक्ति ये वाला प्रश्न है। पैसे की व्यंग्य शक्ति, चाहे आपको ये प्रश्न अच्छे से आ रहा है तो ये प्रश्न नंबर डाल के फिर इसका उत्तर, या फिर अथवा का ये लिख करके इसका उत्तर ये यहाँ से दे देना है। लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति के दारुण और मन की दुर्भावना बढ़ाने वाली बताया है। पैसे की अधिकता से व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है और स्वार्थी बन जाता है। पैसे के अभाव में व्यक्ति सोचता है कि मैं मोटर वालों के घर, धनपतियों और वैभवशालियों के घर क्यों नहीं पैदा हुआ। इस तरह पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, हीनता की भावना बढ़ाती है। इस तरह दोनों ही परिस्थितियों में पैसे की व्यंग्य शक्ति मनुष्यता के लिए अहितकर होती है। चलो देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। बादल राग कविता में कवि का उद्देश्य क्या है। या तो ये प्रश्न करना या फिर अथवा में कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य क्या है। 11वें प्रश्न में 2 प्रश्न मिलेंगे, 10वें में भी आपको 2 मिलेंगे। जो आपको बढ़िया लग रहा है उसका उत्तर देना है। ठीक है, बादल राग कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया। आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकता है कि निराला की कविता बादल राग में बादल किसका प्रतीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रांति का प्रतीक है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है, और बादलों को किसके वर्ग में, शोषित वर्ग के हित में आह्वान किया गया है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से देखता रहता है। बादल बरसेंगे तो किसान आशा भरी नेत्रों से क्या करेगा, वो देखेगा। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता होती है। शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने पर जोर दिया गया है। चाहे तो ये बादल राग का आप ये वाला उत्तर लिखो या फिर ये अथवा का उत्तर आगे मैं बता रहा हूं आपको। हरिवंश राय बच्चन ने इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़ल्ले के हृदय को सुनते हुए काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त किया है। प्रिय से मिलन या अपनों से मध्यम रहने की सुकून पगों की गति में चंचलता यानी तेजी भर देता है। इस अनुभूति के सहारे हम शिथिलता या जड़ता को प्राप्त होने की स्थिति से बच जाते हैं। यह गीत गुजरते समय की तीव्रता का एहसास व लक्ष्य को प्राप्त करने का जोश लिए हुए हमें जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी संदेश का उद्देश्य की भली भांति प्रकट करती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 12 में भी वही 2 कंडीशन है कि अथवा वाला प्रश्न आ रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं, कहानी के आधार पर आपको बताना है। या फिर ये प्रश्न करना या फिर ये करना। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन से कहीं ज्यादा सौंदर्य बोध के दर्शन होते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कथन को स्पष्ट करना है। देखिए आप देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं।
यह बात सत्य है कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं, क्योंकि वे हर छोटी बड़ी बात किशनदा को अनुकरण करते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। किशनदा की तरह ही उनका हाथ हाथ मिलकर हंसना, प्रशंसा पाकर झेपना, ऑफिस में चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कह देना, दिन भर शुष्क व्यवहार की निराकार करना आदि सभी बातों पर उनकी ही छाप थी। इनके साथ ही उन्हें घर में धार्मिक कार्यक्रम करवाना, ठीक है, सब आदतें किशनदास से ही उनमें लाई गई थी। इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र थे। या तो फिर ये, या फिर नहीं तो ये अथवा वाला प्रश्न आपको कर लेना। जो आपको इन दोनों प्रश्नों में से जो बढ़िया लगे उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन से भी ज्यादा कला सौंदर्य के संबंध में लेखक ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी उत्तीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीकी सिद्ध की ज्यादा सिद्ध कला जाहिर करता है। इसके अलावा नृत्य की और दाढ़ी वाले नरेश की एक मूर्ति जो मिली थी वो योजक नरेश के रूप में मिली थी। ये इस सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं कौन सा है। भक्त कवि तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, ये कवि परिचय का प्रश्न है, ठीक है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कवि परिचय बताना। ये गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय है। और आगे वाले पेज देखो, इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर 1532 में रत्नावली के फटकार से संसार से त्याग विरक्त लेकर लीन हो गए। विरक्ता से जिने हुए काशी, चित्रकूट, अयोध्या में भ्रमण किया और 1623 में इनका निधन हो गया, ठीक है। रामचरित मानस, कवितावली, रामलीला, नहचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी इनकी प्रमुख रचना है। रामचरित मानस एक कालजयी कृति है जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ मानी जाती है। या तो रामचंद्र तुलसीदास के बारे में कवि परिचय लिखना, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जो कवि परिचय है उसको आपको लिखना है, ठीक है। हजारी प्रसाद के बारे में ये लिखना, ये पूरा इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पौधा पुनर्वा, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनके कवि परिचय के बारे में आपको जानकारी देनी। चलो आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों पर राजनीतिक विषय पर एक फीचर लिखना है। घटते संयुक्त परिवार के बढ़ते खतरे पर क्या लिखना है? आलेख लिखना है। एक तो आपको फीचर लिखना है, फीचर नहीं लिख पाते हो तो आप क्या लिखोगे? आलेख लिखोगे, ठीक है। देखिए फीचर क्या, कौन सा फीचर है, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कारों पर ये फीचर देखो, राष्ट्रीय पुरस्कारों पर राजनीति, राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं उन पर क्या राजनीति हो रही है उस पर आपको फीचर लिखना है, उस पर फीचर लिखना है, ठीक है। भारत सरकार पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि खेल संबंधी विविध पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित किए गए। राजनीति में भी इनकी चलती है। किसी को मरणोपरांत विशिष्ट पुरस्कार विलंब से दिए जाते हैं, किसी को तुरंत दिए जाते हैं। सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा मेजर ध्यानचंद जैसी प्रतिष्ठित लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण में भी राजनीति के शिकार हुए। इस प्रकार अन्य कई लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों से अपेक्षित हैं। राजनीति में ऐसा स्वार्थी, अन्यायी रूप असहनीय। अगर राष्ट्रीय और साहित्यिक फिल्म पुरस्कारों पर राजनीतिकरण होने लगा तो इनका रहा महत्व भी जाता रहेगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों को स्वायत्ता पर विचार किया जाना चाहिए। ये आपको फीचर लिखना पड़ेगा। अगला ये तो हो गया फीचर आपका, और फिर ये करो आलेख लिख देना है। अगर आप फीचर सही ढंग से लिख पाते हो तो ठीक है, नहीं हो तो आलेख लिखना है। घटते संयुक्त परिवारों के रूप में बढ़ते खतरे। संयुक्त परिवार क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, तो उनके खतरे भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ठीक है।
पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो भारतीय समाज बहुत तेजी से अपनी मौलिक व्यवस्थाओं से परिवर्तन ला रहा है। संयुक्त परिवार जो कभी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की नींव हुआ करते, संयुक्त परिवार क्या है, सामाजिक परिवार की क्या नींव हुआ करते थे, आज पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पर हैं, पहुंच चुके हैं। और एकल परिवार का नया दौर सब ओर से दिखाई दे रहा है। एकल परिवार में पति पत्नी बच्चे बच्ची, ठीक है। घटते संयुक्त परिवार से सामाजिक परिवेश में अनेक खतरे बढ़ रहे हैं। भोगवादी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मानवीय संवेदना और प्रेम भाव घट रहा है। संयुक्त परिवार के कारण सहयोग, सहानुभूति और सामाजिकता एवं सह अस्तित्व की भावना लुप्त हो रही है। पिता पुत्र, सास बहू, दादा पोता आदि का संबंध कमजोर पड़ रहा है। इस तरह स्वार्थपरता की वृद्धि और पारिवारिक संगठन से हानि के खतरे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये आप एक फीचर लिख देना, फीचर नहीं लिख पाओ तो एक आलेख लिख देना है। ठीक है, अब आपका खंड अ हो गया, खंड ब हो गया, खंड स हो गया और खंड द। खंड द के अंदर आपका एक आएगा पद्यांश और एक आएगा गद्यांश। इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना। आपकी आरोह किताब है, उसमें से एक पद्यांश का प्रश्न आएगा और एक गद्यांश का प्रश्न आएगा। पद्यांश की ये पद्यांश पढ़ करके आपको क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। देखिए पढ़ लेते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों की नरम किनारों को बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दिशाओं को क्या बजा रहे हैं वो, मृदंग की तरह। जब वे पेंग बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। आगे देखना है। उस समय उनको गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। छतों की खतरनाक किनारों से बच्चों को गिरने से कौन बचाता है, तो उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें बचाता है। या फिर अथवा वाला करो। अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव सुकुमार का शरीर। ये आपको प्रसंग लिखना है। पहले क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। पहला जो था, आलोक धनवा की कविता दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग से लिया गया है। बच्चों की कोमल और लचीला होना, पतंग उड़ाते हैं कि समय वे किस बात में होश नहीं रहता आदि कवि ने वर्णन किया है। फिर आपको क्या करनी है, व्याख्या। पहले आपको करना है पूर्व प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। ठीक है, ये आपको पूर्व प्रसंग, ये व्याख्या के अंदर ये सब बातें जो पद्यांश के अंदर आएगी उन सब बातों को यहाँ पे मेंशन करना है उनकी व्याख्या करते हुए। ठीक है, और आपको ये यहाँ तक ये व्याख्या आ रही है। फिर आपको ये विशेष देना है। विशेष में आपको ये 3 बिंदु डालने जरूरी है कि कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली है। बिंबों का सहज और द्रष्टव्य किया गया है। आगे देखिए, अगला जो अथवा में था, सूर्य बादल राग की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला के ली गई बादल राग, उससे लिया गया था। उसका यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित अनामिका के 6ठे खंड के भाग से बादल राग लिया गया है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर से पूछ सकते हैं कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है बादल राग, वो कहां से ली गई है, तो अनामिका से ली गई। अनामिका का जो 6ठा खंड था उससे आपकी ये बादल राग ली गई है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों में क्रांति का भय तथा निर्धन गरीबों में हर्ष की लहर को वर्णित किया गया है। ये तो हो गया आपका पूर्व प्रसंग। ठीक है, फिर हो गई आपकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या के अंदर आपको ये पूरी व्याख्या, जो यहाँ पर ये व्याख्या, ये पद्यांश था, उस पद्यांश की आपको क्या करनी है, व्याख्या कर देनी है। ठीक है, वही बात वापिस यहीं पे ये विशेष लिखना है। विशेष लिखना है ये 3 बिंदु, 2-3 बिंदु जो आपको बढ़िया लगे उसमें से उसके सारांश के रूप में आपको लिखना है। जल प्लावन आप पढ़ लो आराम से आप इसको। पढ़िए आराम से इसको आप।
पढ़िए इसको आप आराम से और इसका जवाब देना है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। देखिए ये वापस 16 नंबर प्रश्न है, ये गद्यांश आया, इसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। व्याख्या करते हुए ये आपके ये व्याख्या दी गई है, एक गद्यांश दी जाएगी और एक ये पद्यांश, ये पूरी व्याख्या दी गई है। यह इसका अथवा करना है कि हमारे देश में ये किस प्रकार की बातें की जा रही है, उन पर आपको बताना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो बातें आपको बताई गई है। देखिए आगे इस पद्यांश को पढ़ोगे आप, पद्यांश को पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए ये आगे आपको दिया गया है। इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ना कि पहला कहाँ से लिया गया है और दूसरा अथवा वाला कहाँ से लिया गया है, इनको बारी बारी से पढ़ करके सही जवाब देना है। पढ़िए आप ये पद्यांश, सॉरी गद्यांश। ये देखिए ये पढ़िए ये गद्यांश ये पद्यांश। ठीक है, वही बातें करनी है, इसके अंदर पूर्व प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और वापिस वही चीजें लिखनी है। इसमें विशेष, ये व्याख्या आपको बता करके आगे इसमें विशेष लिखना है कि विशेष के अंदर क्या कौन से लेखिका ने भक्ति के सरल स्वभाव की व्याख्या की है, तत्सम तत्भावली व देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको पढ़ करके आप आराम से इसकी व्याख्या लिखना। ठीक है, ये वापस वही व्याख्या आ गई, आराम से पढ़िए आप इसको व्याख्या को ढंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या ये वही विशेष लिखने हैं, दो तीन बातें विशेष में लगा देनी है आपको। ठीक है, विशेष के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पढ़िए आप इसको आराम से। अब प्रश्न नंबर 17 आ रहा है आपके सामने। नगर पालिका क ख ग की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें नगर पालिका के क्षेत्र में घूमने वालों में आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए नागरिकों के सहयोग की अपील की गई है। क्या लिखनी है आपको, विज्ञप्ति लिखनी है। क्या लिखनी है, विज्ञप्ति लिखनी है। इसमें या तो आप विज्ञप्ति लिख दो या फिर ये लिख दो, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के आदेश राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने के लिए आपको क्या लिखना है, अधिसूचना। क्या लिखना है, अधिसूचना। क्या लिखनी है, या तो आप विज्ञप्ति लिखो या फिर अधिसूचना लिखो। इसका फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उस अनुरूप आपको फॉर्मेट ये बनाएगा। ये आपका विज्ञप्ति का फॉर्मेट है, ये विज्ञप्ति का फॉर्मेट है। ठीक है, विज्ञप्ति नगर पालिका क ख ग, अगर पेपर में नाम आ रहा है तो वो लिख देना, नहीं हो तो क ख ग लिख देना आपको। विज्ञप्ति आम अपील क्रमांक 3 मार्च, इधर ये दिनांक आपको डाल देनी है यहाँ पे। ये आपको पूरी ये विज्ञप्ति लिख देनी। क्षेत्र में समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वर्तमान में नगर में घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम जरूरी है। नगर पालिका क्षेत्र में कुछ लोग गायों और भैंसों को खुले छोड़ देते हैं, जिसके साथ सांड, घोड़े
घूमते रहते हैं, इसके कारण जगह जगह गोबर फैल जाता है और गंदगी बढ़ रही है। नागरिकों के लिए आने जाने में भी तकलीफ होती है, यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। अतएव नागरिकों बंधुओं से ऐसे आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु सहयोग की अपेक्षा की जाती है। नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पालतू पशुओं को खुले में न छोड़ें और दूसरों को ऐसा न करने के लिए कहें। निकट भविष्य में नगर पालिका ऐसे आवारा पशुओं को पकड़वाने की व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए पशु गृह का निर्माण चल रहा है। पुनः सभी नागरिकों से यथार्थ सहयोग की अपील की जाती है। और हस्ताक्षर वापिस इसका ये अथवा में ये अधिसूचना राजस्थान सर, ये तो इस थोड़ा बड़ा करके लिखना था, इसको छोटा सा करके लिख दिया। ये गजट ये पूरा यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, सामान्य प्रशासन भी ये यहाँ ये शाखा अधिसूचना ये यहाँ पर डाल दिया, इसको यहाँ पे लेना था। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मेट ये जून 27 जून जो भी तारीख हो पेपर में हो, ठीक है, नियत पेपर के दिन वाली तारीख आप लिख देना। ठीक है, ये क्रमांक इधर राजभाषा ये विधेयक जो भी है जी ये पूरा फॉर्मेट ये लगा करके आपको लिख देना। देख लो आप इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको लगभग 300 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। यहाँ पर आप परीक्षा के अंदर आपको 4 निबंध देंगे। कितने निबंध आएंगे? 4 निबंध आएंगे। 4 में से आपको एक निबंध करना है। ठीक है, एक निबंध के अंदर आपको जो बढ़िया लग रहा है इन चारों में से उस पर आपको निबंध लिखना है। निबंध के बिंदु कौन से? पहला प्रस्तावना, मेक इन इंडिया का प्रसार प्रारंभ उद्देश्य, स्वदेशी उद्योग, योजना के लाभ और उपसंहार। ये पांचों ही बिंदु जरूर आपको लिखना है। ये प्रस्तावना और उपसंहार ये हर निबंध के अंदर प्रथम और अंतिम रूप से जरूर आएगा। तो ये निबंध मेक इन इंडिया डेवलपमेंट पर लिखा गया है, तो आपको ये चीज देखनी है। देखिए निबंध के बारे में क्या बातें बताई गई है। ठीक है, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंदर आपको पहले इसकी भूमिका बनानी है। भूमिका आप आराम से पढ़ लेना, इसको मैं पढ़ करके ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आप थोड़ा स्पीड से करके इनको देख लेना। फिर मेक इन इंडिया का क्या है, प्रारंभ और उद्देश्य। ठीक है, इसको भी आपको इसके मेक इन इंडिया प्रारंभ कब हुआ और इसके उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्यों को भी आपको बारीकी से बता देना है। ठीक है, फिर अगला कहने का मतलब ये कि जो भी ये बता रहे हो, फिर स्वदेशी उद्योग। ठीक है, खत्म होने वाली है। ठीक है, स्वदेशी उद्योग कौन कौन से उद्योग है आप आराम से पढ़िए कि इसके अंदर कौन कौन से उद्देश्य है। आराम से ये जो निबंध के अंदर मेक इन इंडिया पर निबंध दिया है मैंने, और इसको आप इनके पांचों ही बिंदु देख करके इनको लिखना है। ठीक है, ये तीसरा बिंदु हो गया। अब देखिए चौथा है योजना के लाभ कौन कौन से। इन लाभों के बारे में आप देखिए कि मेक इन इंडिया के क्या क्या लाभ हैं। आराम से इनको देख लीजिए कौन कौन से लाभ हैं। पढ़ लीजिए इनको आप आराम से। अंतिम उपसंहार, अंतिम क्या लिखना है आपको, उपसंहार लिखना है। ठीक है, उपसंहार कहने का मतलब ये है कि सारांश के रूप में
अंतिम जो बात है वो आपको लिखनी है। वो काफी ये मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद से विशेषतः कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में महामारी के कारण भारत में निवेश के लिए न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपितु विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्योगपतियों की पहली पसंद बन गई है। आज भारत स्वदेशी उद्योग अथवा मेक इन इंडिया नीति के कारण रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनता हुआ विश्व में एक संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ये आपके कहने का मतलब ये मैं आपके लिए 12th क्लास वालों के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर के आया हूँ। अगला मॉडल पेपर अति शीघ्र लेकर के आ रहा हूँ, परंतु आपको ध्यान रखना है, आपको जुड़ना है एनसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर विद उत्तर सहित एक्सपर्ट के द्वारा सोल्व करवाए जा रहे हैं। ये सोल्व इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आपको परीक्षा में मदद मिले कि भाई परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, अपने को किस प्रकार से इसका उत्तर डिजाइन करना है, कॉपी के अंदर किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। यही बात काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 12th क्लास के सभी स्टूडेंटों को तब तक आप जुड़िए, बाकी सभी विषयों के मॉडल पेपर एक एक करके आ रहे हैं, तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घर गांव ढाणी तक इस क्लास को पहुंचाइए। तब तक के लिए अगले मॉडल पेपर पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।